हेलो एवरीवन गाइस, वी आर स्टार्टिंग विद डेप कैपिटल एंड डिपॉजिट। उसमें से हमारा एक पार्ट जो है डेप कैपिटल का हो गया था। अभी ये चैप्टर में जो मेन पार्ट है ना वो है डिपॉजिट। डिपॉजिट होता क्या है? डिपॉजिट अभी हम आगे कम से कम 20 से 25 पॉइंट पढ़ेंगे, जिसमें दोनों मिक्सअप है। मतलब बताया ऐसे गया है कि ये 20 से 25 पॉइंट डिपॉजिट नहीं है, पर उसमें भी कंडीशन डाली। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम इसको डिपॉजिट मानेंगे। ठीक है। डिपॉजिट होता क्या है ना, पब्लिक से ना, अभी देखो मैं एक बैंक हूँ, बैंक ना पब्लिक से ये डिपॉजिट पैसे लेता है और उनके उनके बदले में उसको इंटरेस्ट दे देता है। ठीक है। अब बोलोगे कि बैंक तो पैसा ले लेता है, बदले में पब्लिक को भी पैसा दे देता है, पर बैंक उस पैसे का करता क्या है? अभी कंपनीज को लोन वोन चाहिए रहता है, या किसी भी बंदे को लोन, इंडिविजुअल को लोन चाहिए रहता है, बॉडी कॉर्पोरेट या एलएलपी, किसको भी लोन चाहिए रहता है, बैंक उनको लोन प्रोवाइड करके वो उनसे इंटरेस्ट लेता है और इसमें थोड़ी सी कमीशन दलाली वलाली रख के ये आगे पास ऑन कर देता है बाकी के पैसे एज ए इंटरेस्ट। ठीक है। तो वी आर स्टार्टिंग विथ, अभी डेफिनेशन देखेंगे हम। पहले क्या बोलता है मीनिंग ऑफ डिपॉजिट। सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में दी गई है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रीड विथ रूल 21C ऑफ कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल 2014। क्या बोलता है? एनी रिसिप्ट ऑफ फंड, कोई भी फंड जो हमको मिला उसको हम डिपॉजिट मानेंगे। कोई भी फंड हमारे पास आया हम उसको डिपॉजिट मानेंगे, बट एक्सेप्ट द फॉलोइंग। अभी इधर 25 से 20-25 पॉइंट दिए, ये सब चीज़ें बोल रहा है कि डिपॉजिट नहीं हो सकती, बट इनमें कुछ कंडीशंस डाली है, जिससे 20-25 पॉइंट्स में कुछ 5-10 पॉइंट ऐसी रहेंगे जिसमें कंडीशंस रहेंगी। वो कंडीशंस में क्या है? अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे, अगर वो कंडीशन डिससेटिस्फाई हो जाती है तो हमको उसको डिपॉजिट मानना पड़ेगा। तो बहुत टेक्निकल है, बनेगा क्वेश्चन तो ये पक्का 20-25 पॉइंट में से ही बनेगा, उससे बाहर आ नहीं सकता। और इसमें से मिनिमम यार 8 मार्क्स का तो आएगा ही, 8 मार्क्स का पक्का चैप्टर है ही ये। 2 क्वेश्चन तो पक्का ही पूछेगा, एक पूछेगा डेप कैपिटल वाले इसमें से, एक पूछेगा डिपॉजिट से। डिपॉजिट से 101% क्वेश्चन ये 25 से 28 पॉइंट में से ही आ सकता है। अच्छी तरह देख के जाना और क्लियर करके जाना। ठीक है। क्या बोलता है? एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टेटूटरी अथॉरिटी, उसको हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। ठीक है। कोई भी अमाउंट किससे मिल रहा है हमको, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, लोकल अथॉरिटी से, या तो स्टेटूटरी अथॉरिटी से, हम उसको जो है डिपॉजिट नहीं मानेंगे। उसके बाद क्या बोलता है? कोई भी अमाउंट हमको मिला, किससे मिला? फॉरेन गवर्नमेंट से मिला, फॉरेन इंटरनेशनल बैंक से मिला, मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिला, या तो फिर फॉरेन गवर्नमेंट जो ओन कर रही है डेप फाइनेंशियल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उससे मिला, या तो फिर फॉरेन एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी से मिला, या फॉरेन कोलैबोरेशन से मिला, या फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट से, या फॉरेन सिटीजन्स ने हमको पैसा दिया, या फॉरेन अथॉरिटी और पर्सन रेसिडेंट्स आउटसाइड इंडिया, उसने हमको पैसा दिया सब्जेक्ट टू फेमा। पैसा क्यों देंगे यार? कोई भी बंदा पैसा क्यों देगा? फेमा की वजह से। मतलब फेमा के बहुत सारे रूल्स हैं, वो आप ग्रुप 2 में पढ़ोगे। कोई भी बंदा अगर उसको इंटरेस्ट है कि वो इंडिया में आके पैसा लगाना चाहे तो वो लगा सकता है। ठीक है। तो इन लोग से जो भी हम लोग ने डिस्कस किया अभी, फॉरेन गवर्नमेंट हो गया, या उसके इंटरनेशनल बैंक्स हो गए, मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, इन से पैसा मिला तो हम उसको डिपॉजिट कंसिडर करेंगे ही नहीं। बाकी फ़ॉरेन में कहाँ से भी पैसा आता है इन लोगों को छूट के, बाकी फ़ॉरेन से कहाँ से भी पैसा आता है हम उसको सीधा डिपॉजिट मान लेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है? एनी अमाउंट रिसीव्ड एज लोन, फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम स्केड्यूल कमर्शियल बैंक। ठीक है। कोई भी अमाउंट हमको मिला, किस वजह से मिला? हमको लोन दिया, किसने दिया? बैंक ने दिया, या तो कोई भी बैंकिंग कंपनी ने दिया, या तो फिर कोई भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ने दिया, या कॉरपोरेट बैंक ने दिया, या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने दिया, या रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने दिया, या इंश्योरेंस कंपनी ने दिया, एक्सेट्रा, उसको हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। ठीक है। इसका मतलब यार समझो, कोई भी अमाउंट हमको लोन से, मतलब लोन
अभी समझो कोई भी, मैं बैंक में चले गया, मैंने बोला मेरी कंपनी ये है, मेरे कंपनी के एसेट्स ये है, मेरे को जो है तुम लोन दे दो। उसने लोन दे दिया तो मैं उसको डिपॉजिट्स नहीं मानूंगा। पर इसकी जगह मैं कोई प्राइवेट बंदे के पास चले गया, मैंने बोला भाई मेरे को लोन दे दे। कोई प्राइवेट बॉडी बॉडी नहीं बोल सकते, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल के पास चले गया जो कि अच्छा खासा कमाता है, और मैंने उसको बोला भाई मेरी छोटी सी कंपनी है, यही असेट्स है, मेरे को लोन दे दो। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो उसको हम डिपॉजिट मान लेंगे, क्योंकि वो डेफिनेशन में कवर ही नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल प्राइवेट इंडिविजुअल से लिया तो फिर उसको हम डिपॉजिट्स मान सकते हैं। ठीक है, एनी अमाउंट रिसीव बाय इशू ऑफ कमर्शियल पेपर्स, कोई भी अमाउंट मिला हमको, किस वजह से मिला, हमने इशू किए सामने कमर्शियल पेपर्स या कोई भी ऐसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जो इशू किए हैं एज पर द गाइडलाइंस और नोटिफिकेशन जो इशू किए थे आरबीआई ने, तो उसको भी हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। कोई भी अमाउंट हमको मिला, उसके बदले में हमने क्या दिया, अपने कमर्शियल पेपर्स दिए या तो फिर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स दिए। कौन से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और कौन से कमर्शियल पेपर्स दिए, जो और कैसे इशू किए, जो गाइडलाइंस और नोटिफिकेशन में इशूड थे आरबीआई के। ठीक है, उसको भी हम क्या नहीं मानेंगे, डिपॉजिट नहीं मानेंगे। ठीक है, कोई भी अमाउंट हमको मिला, एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय वन कंपनी फ्रॉम अनदर कंपनी, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, इसको हम बोलते हैं इंटर कॉरपोरेशन डिपॉजिट। इंटर मतलब, अभी समझो इंटर का मतलब क्या होता है ना, इसकी वाइडर डेफिनेशन है पर मैं छोटे में समझा देता हूँ। इंटर का मतलब क्या होता है ना, स्टेट के हिसाब से समझाता हूँ। अभी ये हमारा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से हम सप्लाई कर रहे हैं दिल्ली, दिल्ली क्या यूनियन टेरिटरी है, पर अगर इनकम टैक्स के इसमें से देखा जाए तो हम उसको स्टेट ही मानते हैं। क्यों, वो तुम आगे प्रोविजंस में पढ़ोगे, पर इधर हमारा मतलब अभी इंटर समझने का है। कोई भी सामान अभी महाराष्ट्र से दिल्ली में गया तो सप्लाई कहाँ से हुई, महाराष्ट्र से, और प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे है, दिल्ली, तो उसको हम बोलते हैं इंटर सप्लाई। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। इंटर मतलब ये मेरी दुनिया से बाहर की दुनिया में जा रहा है, तो इसको हम इंटर बोलेंगे। ठीक है, तो कोई भी अमाउंट मिला है एक कंपनी को दूसरी कंपनी से, तो उसको भी हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। ठीक है, उसके बाद बोलता है सिक्योरिटीज एप्लीकेशन अमाउंट शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। सिक्योरिटीज एप्लीकेशन अमाउंट, हम जो है अकाउंट्स तो हमने सबने पढ़ा ही होगा, अभी एग्ज़ाम भी है, तो सिक्योरिटीज़ एप्लीकेशन अमाउंट मतलब, अभी समझो किसी भी कंपनी का आईपीओ आ रहा है, एफपीओ आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, हम उनकी सिक्योरिटीज़ सब्सक्राइब करने के लिए हम पहले एप्लीकेशन मनी डालते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन मनी डालते हैं बरोबर। अभी तो कंसेप्ट ही बदल गया, अभी आज के तारीख में ना पूरा ही पैसा ले लेते हैं। वो सेबी में आएगा आपको, SCSB करके अथॉरिटी रहती है, वो हमारे बैंक में जितने भी शेयर्स का पैसा या जितने भी सिक्योरिटीज़ का पैसा रहता है वो उधर ही ब्लॉक कर देती है, लेन देन का झंझट मारी ना हो। तो इसमें सिक्योरिटीज़, हम जो भी एप्लीकेशन डालते हैं सिक्योरिटीज़ का, वो अमाउंट को हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे, पर प्रोवाइडेड, इसमें कंडीशन है, क्यों कभी डिपॉजिट नहीं मानेंगे, नहीं तो वैसे तो यार मानना पड़ेगा, पर कभी डिपॉजिट नहीं मानेंगे। जब भी सिक्योरिटीज शैल बी अलॉटेड विद इन 60 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन अमाउंट, जब भी हमने एप्लीकेशन दिया उसके 60 दिन के अंदर या तो हमको सिक्योरिटी अलॉट होनी चाहिए या तो फिर हमारे पैसे जो है रिफंड हो जाने चाहिए। इफ़ द सिक्योरिटी इज़ नॉट अलॉटेड फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, देन refund need to be made in next 15 days after the expiry of 60 days। ठीक है, अगर हमको 60 दिन में सिक्योरिटीज़ अलॉट नहीं होती तो उनको आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 60 डेज, मतलब जब ये 60 डेज का टेन्योर जो है ख़त्म हो जाता है उसके 15 दिन के अंदर हमारे जो पैसे हैं वो हमको वापस मिल जाने चाहिए। ठीक है, अगर नहीं मिलते हैं तो हम उसको डिपॉजिट्स मान लेंगे। समझे? उसके बाद नोट है, नोट काम का नहीं है, ये पढ़ लेना, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, अभी टाइम पास करना थोड़ा भारी पड़ सकता है इसके लिए।
उसके बाद बोलता है एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय अ कंपनी फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट कंपनी शैल नॉट बी कंसिडर एज डिपॉजिट। कोई भी अमाउंट हमको मिलता है, कोई भी अमाउंट हमको मिलता है किससे, या तो फिर डायरेक्टर से, ऑफ द कंपनी मतलब वही कंपनी के डायरेक्टर से हमको पैसा मिलता है, या तो फिर रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट कंपनी। कोई भी प्राइवेट कंपनी में अगर रिलेटिव का डायरेक्टर है, डायरेक्टर का रिलेटिव है, तो फिर उससे अगर हमको पैसा मिला तो हम उसको भी डिपॉजिट नहीं मानेंगे, प्रोवाइडेड, इसमें भी कंडीशन दी गई है, कभी उसको हम जो है डिपॉजिट नहीं मानेंगे। सच डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और relative of director of the company from whom money is received provide declaration in writing that such fund is their own fund and not being borrowed from any other person। कभी हम उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे जब ये लोग जो है मेरे को पैसा दे रहे हैं, ठीक है, पैसा जो मेरे को दे रहे हैं वो इनका खुद का होना चाहिए, बाहर से बोरो करके मेरे को नहीं देने चाहिए। अगर बाहर से बोरो करके मेरे को दिया है तो मैं डिपॉजिट कंसिडर करूँगा, पर किसका डिपॉजिट कंसिडर करूँगा, जिससे बोरो करके मेरे को दिए मैं उनके नाम का डिपॉजिट कंसिडर करूँगा, ना कि इन लोग के नाम का। क्यों? नहीं तो ये तो कल को फ्रॉड करेंगे, उधर हाथ खड़े कर देंगे, बाद में आएंगे हमारे ऊपर। तो इसके लिए उसको फिर मैं डिपॉजिट कंसिडर कर लूँगा क्योंकि ये लोन के पैसे हैं, ठीक है। उसके बाद बोलता है द कंपनी शैल डिस्क्लोज द अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट इन डायरेक्टर रिपोर्ट। डायरेक्टर रिपोर्ट में हमको वो अमाउंट जितना भी हमको मिला है वो लिख के बताना पड़ेगा, ठीक है। एनी अमाउंट रिसीव बाय अ कंपनी, कोई भी अमाउंट मिल रहा है कंपनी को, क्या, बाय इशुइंग ऑफ डिवेंचर और बॉन्ड्स शैल नॉट बी कंसिडर एज डिपॉजिट, ठीक है। क्या इशू कर रहा है, डिबेंचर इशू कर रहे हैं या तो फिर बॉन्ड्स इशू कर रहा है, उसको हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे, प्रोवाइडेड। इसमें भी कंडीशन डाली है, ऐसे बिना कंडीशन के तो काम चलेगा नहीं इनका। क्या कंडीशन डाली है, सच डिबेंचर बॉन्ड्स आर सिक्योर्ड अगेंस्ट टेंजेबल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। ये जो डिबेंचर और बॉन्ड्स है ना, ये डिबेंचर और बॉन्ड्स जो हैं वो सिक्योर्ड होने चाहिए, कोई टेंजेबल प्रॉपर्टी के बदले अगर ये सिक्योर्ड है तो फिर इनको डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे। उसके बाद क्या बोलता है, मार्केट वैल्यू ऑफ सच सिक्योरिटीज़ टेंजेबल प्रॉपर्टीज़, मार्केट वैल्यू जो है वो टेंजेबल प्रॉपर्टीज़ की वो मोर देन या इक्वल्स टू होनी चाहिए ऑफ दैट डिबेंचर बॉन्ड और सिक्योरिटी जो भी वो इशू कर रहा है। अभी समझो इसके बनाने का मतलब क्या था, इसके बनाने का मतलब क्या था। अभी कोई भी बंदा आता है मेरे पास, मैं एज ए कंपनी, मैं क्या चाहूँगा, मेरा फ़ायदा हो, मैं क्या चाहूँगा, मेरा फ़ायदा हो। तो मैं अभी उसको ना, आता है मेरे को मैं बोलता हूँ उसको, भाई तू मेरे को पैसा दे दे। मैंने कितना पैसा मांगा, 100 करोड़, मैंने 100 करोड़ उससे मांगा। पर वो बोलता है ठीक है मैं 100 करोड़ तो तेरे को दे दूंगा, पर तेरे पास असेट्स कितने हैं, टेंजेबल असेट्स कितने हैं जिस पे मैं चार्ज लगा सकूं। मैं बोला ये पर्स है, ये पर्स है। बोलेगा कितने की पर्स है, मैं बोला 80 करोड़। तो वो बोला मैं 100 करोड़ दे ही नहीं सकता। क्यों? कल को चलो हाथ उड़ भी गए, तुम्हारे हाथ उड़ गए, तुम पैसे नहीं चुका पाए, तो मिलेगा तो मेरे को 80 करोड़ ही ना, मिलेगा मेरे को 80 करोड़ ही इसका। 100 करोड़ मतलब मेरा 20 करोड़ का नुकसान हो जाएगा, तो फिर मतलब नहीं है। तो जो भी मार्केट वैल्यू है वो सिक्योरिटीज़ का, उससे मोर देन या तो फिर इक्वल्स टू रहना चाहिए वो डिबेंचर और बॉन्ड, ठीक है, समझ गए। उसके बाद मार्केट वैल्यू ऑफ सच सिक्योरिटी बीइंग डिटरमाइंड बाय रजिस्टर वैल्यू। मार्केट वैल्यू उसकी कौन डिसाइड करेगा, रजिस्टर वैल्यूअर, ठीक है। सच सिक्योरिटी शैल नॉट बी क्रिएटेड अपॉन इंटेंजेबल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। वो सिक्योरिटीज़ जो हैं वो इंटेंजेबल प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं ले, मतलब इंटेंजेबल प्रॉपर्टी पे ले लिया तो मैं नहीं मानूंगा कि ये वो डिपॉजिट
वो डिपॉजिट है ऐसा मान के चल लेंगे, ठीक है। अगर इंटेंजिबल प्रॉपर्टी समझो गुडविल के ऊपर चार्ज क्रिएट करके जो है पैसा दे दिया तो फिर उसको डिपॉजिट्स मान, ठीक है। उसके बाद बोलता है सच डिबेंचर बॉन्ड्स शुड बी कंपल्सरीली कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स प्रोवाइडेड सच कन्वर्जेशन शुड बी टेकन प्लेस विद इन 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। क्या बोलता है ना, हम उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे, पर एक कंडीशन तुम्हारी और तुमको और माननी पड़ेगी। क्या कंडीशन माननी पड़ेगी? वो जो डिबेंचर बॉन्ड्स जो तुम इशू कर रहे हो ना, वो कंपलसरी कन्वर्टेबल होने चाहिए इक्विटी में, कोई और इंस्ट्रूमेंट में नहीं, इक्विटी में कन्वर्ट होने चाहिए, ठीक है। और कन्वर्शन कभी तक होना चाहिए? 10 साल के अंदर जो है वो कन्वर्जन हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोलता है एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय अ कंपनी बाय इशुएंस ऑफ अनसिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर शैल नॉट बी कंसिडर एज डिपॉजिट। कोई भी अमाउंट जो है हमको मिल रहा है, किससे मिल रहा है? हम इशू कर रहे हैं अनसिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, मतलब ऊपर उसमें मैसअप करके नहीं दिया है, ऊपर उसमें सीधा नहीं बोला है कि भाई तुमको जो है तुम अनसिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर भी इशू करो तो उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। इधर अलग से पॉइंट डाल दिया है सिलेबस बढ़ाने के चक्कर में, बस और कुछ नहीं। तो क्या बोलता है एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय अ कंपनी बाय इशुएंस ऑफ अनसिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, उसको भी हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। अगर इशू किया है हमने अनसिक्योर्ड और नॉन कन्वर्टेबल, कन्वर्ट नहीं होगा डिबेंचर, सीधा रिडम ही करना पड़ेगा, तो उसको भी हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। प्रोवाइडेड कुछ कंडीशंस दी हैं। क्या कंडीशंस दी हैं हम देख लेते हैं। सच डिबेंचर आर लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, वो डिबेंचर जो है वो लिस्ट होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अभी इसमें एक और पॉइंट जो है सामने याद आ जाना चाहिए तुमको, जो बताया था हमको कि प्राइवेट कंपनी कैन बी अ लिस्टेड कंपनी। बोलोगे सर प्राइवेट कंपनी हाउ कैन वी, हाँ हम कैसे मतलब मान ले कि प्राइवेट कंपनी जो है लिस्टेड है, हम कैसे मान ले? तो प्राइवेट कंपनी जो है अपनी इक्विटी भले लिस्टेड नहीं करा सकती पर अपने डिबेंचर लिस्टेड करा सकती है, तो हम जो है मान के चल लेंगे ये कि प्राइवेट कंपनी जो है लिस्टेड कंपनी है। क्यों? क्योंकि उसने अपने डिबेंचर जो है लिस्टेड करा दिए, तो हम उसको लिस्टेड तो बोल ही सकते हैं। वैसे बोला क्या है भाई, लिस्टेड अपनी सिक्योरिटीज़ कराओ। सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन तो कितनी बड़ी है, डिबेंचर हो गए ना, इक्विटी शेयर्स ना, प्रेफरेंस शेयर्स, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। उसके बाद बोलता है सच डिबेंचर बिंग इशूड एज पर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेबी रेगुलेशन। डिबेंचर को पहले तो लिस्टेड होना चाहिए, और दूसरा लिस्टेड किस मैनर में होना चाहिए वो सेबी तुमको बताएगा, ठीक है। उसके बाद एनालिसिस ऑफ डिबेंचर एंड डिपॉजिट देख लेना खुद ही। उसके बाद बोलता है एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय अ कंपनी एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम देयर एम्प्लॉय शैल नॉट बी कंसिडर एज डिपॉजिट, ठीक है। कोई भी अमाउंट हमको मिला एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, मतलब मेरे को शेयर ख़रीदना है, शेयर है 100 रुपये का, मेरे पास पड़े हैं 20 रुपये, मेरे पास कितने पड़े हैं 20 रुपये, तो मैंने जो है कंपनी को ये 20 रुपये दिए, मैंने बोला जब भी दूंगा बाद में धीरे धीरे बाद में मेरे को तुम दे देना, ठीक है। तो कोई भी अमाउंट हमको मिला एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो किससे मिला? पर मेरे कंपनी के एम्प्लॉयज़ से ही, तो उसको भी हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। प्रोवाइडेड जो अमाउंट सच अमाउंट शुड नॉट बी मोर देन देयर एनुअल सैलरी। उनकी सैलरी अभी समझो 6 लाख पर एनम है, मैं सिक्योरिटी डिपॉजिट डालते जा रहा हूँ, डालते जा रहा हूँ, डालते जा रहा हूँ, डालते जा रहा हूँ, डालते डालते 1 साल में जो है 8 लाख हो गया, तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा भाई। मैंने अपनी सैलरी, मेरी सैलरी जब भी 6 लाख पर एनम है और मैं डाल रहा हूँ 8 लाख एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। उसके बाद बोलता है सच अमाउंट शल बी नॉन इंटरेस्टेड हियरिंग, मतलब उस पर तुम इंटरेस्ट पे नहीं कर सकते। इंटरेस्ट पे किया तो डिपॉजिट, नॉन इंटरेस्टेड रहा तो उसको हम मान लेंगे कि ये डिपॉजिट नहीं है।
और दूसरी कंडीशन क्या थी कि ये जो भी अमाउंट पे कर रहा है पूरे साल में वो इसकी एनुअल सैलरी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या बोलता है, एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय अ कंपनी इन ट्रस्ट शैल नॉट बी कंसिडर एज डिपॉजिट। कोई भी अमाउंट मिल रहा है कंपनी को, उसकी ट्रस्ट में, कंपनी के ट्रस्ट में कोई भी पैसा जा रहा है तो उसको हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे, प्रोवाइडेड उस पर वो जो है कंडीशन डाली है अच्छा प्रोवाइडेड का मतलब नहीं बताया ना तुम लोग को। प्रोवाइडेड मतलब उस पर ऐसी कंडीशन डाल दी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो फिर समझो अभी इसमें कैसे बोला है, शैल नॉट बी कंसिडर एज डिपॉजिट प्रोवाइडेड, मतलब कंडीशन है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो फिर उसको डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। ठीक है, प्रोवाइडेड अभी क्या बोलता है, प्रोवाइडेड इट शुड बी नॉन इंटरेस्टेड बियरिंग। ये नॉन इंटरेस्ट रेट रहना चाहिए, मतलब नॉन इंटरेस्ट मतलब मैं इस पे इंटरेस्ट पे नहीं कर सकता, मेरी ट्रस्ट भी इस पे इंटरेस्ट पे नहीं कर सकती। उसके बाद क्या बोलता है, एनी एडवांस अमाउंट रिसीव बाय अ कंपनी, कोई भी एडवांस अमाउंट जो है कंपनी को मिला है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर टूवर्ड्स द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज शैल नॉट बी कंसिडर एज डिपॉजिट। क्या बोल रहा है ना, ये क्या बोल रहा है, एक सेकेंड ना, थोड़ा सेटअप बिगड़ गया। मार ले एक बार जब तक। अरे यार रुक जा भाई, रुक जा। ओके 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 बस रुक जा। हाँ तो क्या बोलता है, कोई भी एडवांस अमाउंट जो है हमको मिला है, किस वजह से मिला है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर मिला है पहली बात तो, और दूसरा उसके बदले मेरे को सप्लाई देनी है, किसकी सप्लाई देनी है, कोई भी गुड सर्विसेज के पर कभी फ्यूचर डेट। ठीक है, एडवांस एडवांस पे प्रोवाइड, मानेंगे। मेरे को तो दो मेरे घर पे पहुंचा, एक मार्च में फेब 3, तो ये बंदा जो है बना देता है, एक इस बंदे ने पहुंचा दिया, एक दो साल, तो ये एक साल के क्रॉस करेंगे जब तक ये जब जिस मतलब
पर तब तक जब तक नहीं कर देता मैं थोड़ी, अगर 365 डेज के अंदर, तो उसके बाद बोलता है एक नोट, if the advance amount is of law then the time period of 365 shall not apply। मैंने आज 1 लाख रुपए दिए, मैंने बोला भैया तू मेरे को उसके बाद देखिए देना है और एडवांस है, तो मैं जाके तो जो ये कंपनी को टोकन हम प्रॉपर्टी के देते हैं। टोकन हम एडवांस अमाउंट भी बोलते हैं, एज ए परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं, एज ए प्रोफेशनल सभी भी 2 लाख तक ये चीज़ मेरी हुई, अगले मतलब अगले 2-3 महीने में पेमेंट करके तेरे से ये चीज़, तो बोलता है तो कोई भी एडवांस अमाउंट जो है कंपनी को मिला है परचेज कंसिडरेशन के अंदर, कोई भी एग्रीमेंट बंदे के साथ, तो डिपॉजिट नहीं मानेंगे, प्रोवाइडेड क्या वो एडवांस अमाउंट जो भी तुमको जो है वो एडजस्ट करना है अमाउंट वही प्रॉपर्टी के ऊपर, मतलब समझो ये फलाना ढिमकाना ए प्रॉपर्टी ए है, मैंने प्रॉपर्टी ए का एग्रीमेंट की डाला, तो उसमें मैं नहीं बेच सकता, प्रॉपर्टी ए ही मेरे को बेचनी पड़ेगी, मानेंगे ठीक। तो हम इसके बाद फॉर द कोई भी एडवांस अमाउंट का किस वजह से, फॉर द कौन जो भी कॉन्ट्रैक्ट ये परफॉर्म करने के बाद और तो any advance amount received by a company for deposit, कोई भी मतलब हम एज अ कंपनी हम ये चैप्टर में अपने को मान के चलेंगे ना, तो ये करने में नहीं होगी। कोई भी एडवांस अमाउंट जो है हमको क्यों मिला है, को जो है सप्लाई करना है, किसका सप्लाई करना है, कैपिटल गुड्स का लॉन्ग टर्म के बेसिस पे, मतलब आप थोड़ा भेजा फिर थोड़ा भेजा फिर थोड़ा भेजा थोड़ा भेजा 10
साल तक हम कंटिन्यूस भेज ही रहे हैं एक पार्टी को, तो उसके हम डिपॉजिट अमाउंट फॉर्म ऑफ मेंटेनेंस, कोई भी एडवांस अमाउंट क्यों मिला है, कंसिडरेशन फॉर प्रोसेस सर्विस देनी है, इन द फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्म में, मेंटेनेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और वारंटी कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कंडीशन रखी है, क्या कंडीशन रखी है, सच वारंटी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड फॉर प्रोवाइडिंग सच कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस और फायर्स विच एवर इज लेफ्ट। पीरियड जो है वो फ्यूचर सर्विस का वो एक्सीड नहीं करना चाहिए, किसके एक्सीड नहीं करना चाहिए, पीरियड ऑफ प्रिविलेंस एज पर कॉमन। समझो ना, मैं एक बिल्डिंग बनाता हूँ, एक बिल्डिंग, तो ये बिल्डिंग 5 हम इसको मान, तो कि हम तो इसका क्या बोलता है, अकॉर्डेंस विद कोई भी एडवांस अमाउंट अलग के पिन कोड्स पता है ना तुम लोग को, अभी हमारे यहाँ का पिन कोड है 4210, तो पिन कोड्स पता है ना, ठीक है, अलग अलग एरिया को बनाए अलग, तो इनको सेक्टोरियल, और इन अकॉर्डेंस सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट पैसा दे रहा था, अभी डायरेक्शन दे रहा है कि तुम पैसा रिसीव करो। अगर बोल रहा है पैसा रिसीव करो तो उसको भी हम डिपॉजिट कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। एनी एडवांस अमाउंट रिसीव्ड बाय अ कंपनी फॉर ए सब्सक्रिप्शन टूवर्ड्स पब्लिकेशन, कोई भी एडवांस अमाउंट जो है कंपनी को मिला है किसके वजह से, सब्सक्रिप्शन टूवर्ड्स पब्लिकेशन वेदर इन प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। कोई भी एडवांस अमाउंट जो मेरे को मिला है किस वजह से मिला है, एडवर्टीजमेंट के लिए ना, से
we advance as a company for such amount being adjusted of वो अमाउंट जो है either in any advance लोन देती है। चलो एक क्वेश्चन 10 सेकंड का टाइम है। एमसीक्यू मैक्सिमम निधि में कितना unsecured loan which has been due to the conditions mentioned कोई भी अनसिक्योर्ड लोन जो है कंपनी ने लिया है किससे लिया है फ्रॉम प्रमोटर विच हैज़ बीन प्रोवाइड हुआ है वो किसकी वजह से कंडीशन जो मेंशन थी लोन एग्रीमेंट के अंदर। लोन एग्रीमेंट किसका लिया है एंड द लैंडिंग फाइनेंशियल प्रमोटर के पास तो और शैल बी में आ रही है। कंपनी को लोन चाहिए 100 करोड़ का। अभी लैंडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उसको लोन देगी तो उसको उसमें बोलते टू ज़्यादा
है, सेफ है, अगर डूबेंगे तो इसके भी डूबेंगे, नहीं तो फिर ये अपने पैसे समझेगा यार मेरे 30 करोड़ में लगे, उतना ही हार्डवर्क करेगा ताकि कंपनी के उसके बाद सच लोन बिंग रिटेन बाय टिल द रीपेमेंट ऑफ टू द लैंडिंग इंस्टीट्यूशन। ठीक है, वो लोन जो है कोई भी अमाउंट जो इसमें से मैं कोई भी अमाउंट मेरे को तो उसको भी हम डिपॉजिट इन अ सिंगल ट्रांस डिपॉजिट नहीं मानेंगे किसको, अगर कोई भी अमाउंट और
फिर डोमेस्टिक वेंचर इंफ्रास्ट्रक्चर या जो रजिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग आएगा क्वेश्चन लगभग इसमें भी तुम लोग का क्या को अच्छी तरह से उसके बाद जो है तुम क्या करोगे ना, आगे का जो भी है ये एलिजिबल उसके पेनल्टीज वगैरह दी गई हैं और रूल 4, 7 ये सब दिए गए हैं। तो ये सब जो है तुमको खुद को पढ़ना है, क्योंकि ये कैसा है रीड करके ही समझ जाएगा, उसमें मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कुछ नहीं समझे तुम डाल दो कमेंट में, डाउट डाल दो, मैं देख के क्लियर कर दूँगा। थैंक यू।